दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और अभी बिहार की राजधानी पटना में उस बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है दोस्तों, जहां से लगातार नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे, जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो नितिन नवीन के इस्तीफे से रिक्त हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने क्या तमिलनाडु वाला फॉर्मूला अपनाने का फैसला कर लिया है? क्या कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु फॉर्मूले से ही उत्तर प्रदेश की आने वाले चुनाव में अपनी राजनीति को साधेगी? क्या है तमिलनाडु का फॉर्मूला? तमिलनाडु फॉर्मूला है प्यार किसी और से, शादी किसी और के साथ। यानी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ। लगातार 5 साल तक राजनीति की कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो चली गई टीवीके के साथ, थलापति विजय के साथ। तो क्या वही कुछ बिहार की राजधानी पटना के उस बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की रणनीति है? क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी से अलग अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी या फिर विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में प्रशांत किशोर का समर्थन करेगी? ये एक बड़ा सवाल निकल कर आया है दोस्तों, और ये सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बिहार में प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर को साझा उम्मीदवार विपक्ष का स्वीकार करने की हिमायत की है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने इसे नकार दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो लगभग अपना उम्मीदवार भी तय कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने उसी रेखा कुमारी को अपना उम्मीदवार एक बार फिर से बनाने का फैसला किया है, जो 2025 में नितिन नवीन से चुनाव में पराजित हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी लगभग वही खेल दोहराए जाने की बड़ी संभावना बन रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को साधने के लिए लगातार प्रयासरत है। राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आपको याद होगा पिछले महीने जब उत्तर प्रदेश में राजेंद्र पाल गौतम और पुनिया जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, ये दोनों मायावती के घर के पास मायावती से मिलने गए थे। चर्चा यहां तक है कि अंदर खाने कुछ न कुछ मामला चल रहा है। 50% सीटों पर चुनाव लड़ने की बात बहुजन समाज पार्टी के साथ चल रही है कांग्रेस पार्टी की। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ भी कांग्रेस पार्टी अपने आप को खड़ी दिखाती हुई दिखना चाहती है, दिखती हुई दिखाना चाहती है। अंतर क्या है दोस्तों? आपको याद होगा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले तक कांग्रेस राहुल गांधी एमके स्टालिन का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। बावजूद कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने चुनाव से पहले भी कांग्रेस से यह राहुल गांधी को कहा था कि स्टालिन से तालमेल मत कीजिए। यहां तक कि विजय जोसेफ चंद्रशेखर के पिता चंद्रशेखर ने खुलेआम राहुल गांधी से गठबंधन करने की वकालत की थी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को कहा था 60 सीटों का ऑफर दिया गया था विधानसभा चुनाव से पहले। आपको याद होगा दोस्तों पॉलिटिकल आइडिया के दर्शकों को, जब मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चुनाव से पहले कांग्रेस को गठबंधन कर लेना चाहिए था थलापति विजय की पार्टी टीवीके के साथ, तमिलनाडु कड़गम के साथ। तो कांग्रेस पर यह पीठ पे छुरा घोंपने का आरोप नहीं लगता। कांग्रेस को मतलबी आज क्या स्थिति है? आज तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने क्या आरोप लगाया राहुल गांधी पर? आज कांग्रेस पार्टी के एक गलत मिसकैलकुलेशन और मिस टाइमिंग के कारण कांग्रेस ने भले ही अपने 2 विधायकों को तमिलनाडु की सरकार में मंत्री बनवा लिया हो, लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा तमिलनाडु के फैसले से। और इसका लाभ
कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने डीएमके को भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने के लिए तर्क मतलब उपलब्ध करा दिया है। अब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को बीजेपी के साथ जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो प्लेटफॉर्म राहुल गांधी ने उपलब्ध करा दिया एमके स्टालिन को। तो एक तरह से देखेंगे तो देश की राजनीति में विपक्ष का राहुल गांधी ने नुकसान कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में भी अगर कांग्रेस पार्टी ऐन चुनाव के मौके पर, अब तक क्या हो रहा है आपने देखा, इंडिया गठबंधन की बैठक, इंडिया अलायंस की बैठक, जब बंगाल में चुनाव परिणाम 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम निकल कर आए तो इंडिया अलायंस की बैठक हुई दिल्ली में। उस बैठक में राहुल गांधी के बगल में अखिलेश यादव बैठे। प्रोजेक्ट इस प्रकार से किया गया कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर के नेता कौन है? अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव के साथ हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई दिखती है। लेकिन आप अनुमान लगाइए दोस्तों कि यदि ऐन चुनाव के मौके पर अगर कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ चली जाती है तो कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? मैं मानता हूं कि कांग्रेस का डीएनए, कांग्रेस का नेचुरल एलाई नहीं है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव नेचुरल एलाई नहीं है राहुल गांधी के। कांग्रेस का नेचुरल एलाई बसपा हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, अखिलेश यादव जिस सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कांग्रेस के साथ मैच नहीं करता। जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है उस प्रकार की राजनीति कांग्रेस को सूट नहीं करता। कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसकी पहचान रही है जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। लेकिन समाजवादी पार्टी की पहचान घोर जातिवादी पार्टी की है। सत्य है या नहीं है बताइएगा कमेंट करके। वही हाल बिहार में है। आपको याद होगा दोस्तों, पॉलिटिकल आइडिया से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं सबको मैंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी गलती कर रही है तेजस्वी यादव के सामने झुककर, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करके। दोस्तों कई बार जो कांग्रेस के आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करने या डीएमके जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन को जस्टिफाई करते हैं, यह कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी भी तो ऐसा करती है तो बीजेपी को नुकसान नहीं होता। यह एक बड़ा सवाल है जिसको आप पूरा दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग ये स्थिति होती है तब जब बीजेपी पर आरोप लगता है कि बीजेपी तो उस अजीत पवार की पार्टी के साथ, अजीत पवार के साथ गठबंधन करती है जिस अजीत पवार के बारे में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के बड़े बड़े नेता अमित शाह, नरेंद्र मोदी कहा करते थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। और फिर उसी अजीत पवार के साथ बीजेपी गठबंधन कर लेती है। बीजेपी गठबंधन कर लेती है महबूबा मुफ्ती के साथ जो वैचारिक दुश्मन रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन बीजेपी का नुकसान नहीं होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब गठबंधन करती है अननेचुरल एलाई के साथ, बीजेपी का भी अननेचुरल एलाई है अजीत पवार की पार्टी। बीजेपी का नेचुरल अलायंस पार्टनर कौन हो सकता है? शिवसेना हो सकती है, उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, प्रकाश सिंह बादल की पार्टी, सुखबीर सिंह बादल की पार्टी, अकाली दल हो सकती है। इसके अलावा तो और कोई है नहीं भारतीय जनता पार्टी का जिसे हम कहते हैं कि वैचारिक दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बीजेपी को सफलता मिलती है, कांग्रेस को असफलता मिलती है। क्यों? उसका कारण समझिए सबसे पहला। और इस कारण को अगर राहुल गांधी समझ पाएंगे, कांग्रेस पार्टी समझ पाएगी, तो ही मुझे लगता है कि इस प्रकार के खेल से कांग्रेस का फायदा होगा। अन्यथा कांग्रेस का और ज्यादा नुकसान होगा यदि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के खेल में आगे भी व्यस्त रहेगी तो कांग्रेस और नुकसान में रहेगी। क्या अंतर है समझिए। बीजेपी ने जब महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया तो बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती का इस्तेमाल किया। बीजेपी सत्ता की साझेदार बनकर, सत्ता की हिस्सेदार बनकर
वो जो बीजेपी को चाहिए था धारा 370 को समाप्त करने के लिए, वो परिस्थिति, वो जानकारियां, वो सिस्टम के अंदर के लूज फॉल्ट्स, वो सब बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती से समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी खुद गई महबूबा मुफ्ती के पास और खुद महबूबा मुफ्ती को छोड़कर बीजेपी ने उस महबूबा मुफ्ती का इस्तेमाल किया और उस महबूबा मुफ्ती को दिन में तारे दिखा दिए, जिस महबूबा मुफ्ती जो कहा करती थी कि अगर बीजेपी ने धारा 370 समाप्त किया तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज उसी महबूबा मुफ्ती के जम्मू और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को वोट देने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं और तिरंगा उठाने वाले लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। जिस अजीत पवार को बीजेपी अछूत बताया करती थी चक्की पीसिंग, वो अजीत पवार का बीजेपी ने इस्तेमाल किया। और बीजेपी का इस्तेमाल कैसे करती है बीजेपी एक विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है। वैसे ही जैसे कांग्रेस भी, कांग्रेस की एक पहचान रही है। क्या पहचान? मैंने चर्चा किया है, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर, राजीव जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। यह रही है कांग्रेस पार्टी की पहचान। कांग्रेस पार्टी की पहचान कभी भी अतिवादी राजनीतिक दल की नहीं रही। कांग्रेस पार्टी की पहचान रही सर्वसमावेशी राजनीतिक दल की, जिसकी पहचान किसी जाति के साथ नहीं था। और अगर वोट बैंक की बात करें तो कांग्रेस का वोट बैंक था दलित, मुसलमान और सवर्ण। मध्यवर्ती जातियां कांग्रेस के साथ कभी नहीं रही। लेकिन कांग्रेस का आज अधिकतर राज्यों में जो गठबंधन है, वो अधिकतर राज्यों में गठबंधन है मध्यवर्ती जातिवादी राजनीतिक दलों के साथ। सच है या नहीं बताइएगा आप, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। अधिकतर राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो मध्यवर्ती जातिवादी राजनीतिक पार्टियों के साथ ही कांग्रेस का गठबंधन है। इसीलिए कांग्रेस को कहीं लाभ नहीं मिलता। और तीसरी बात, क्या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अजीत पवार का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया, क्या वो कुवत कांग्रेस पार्टी दिखा पाई? क्या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पुराने कांग्रेसी नेताओं हेमंत बिश्व शर्मा, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तेमाल किया है, क्या उसी प्रकार से भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से निकलकर कांग्रेस में गए हुए शंकर सिंह वाघेला, मधुसूदन मिस्त्री जैसे नेताओं का कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल करने में सफलता पाई है? यह बड़ा सवाल है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो चीजें हैं। एक, वैचारिक रूप से अस्पष्टता, कांग्रेस के विचार वैचारिक रूप से कांग्रेस के अस्पष्ट नहीं, या फिर कह सकते हैं कि भटकाव के शिकार है कांग्रेस पार्टी। किस रास्ते जाए कांग्रेस को पता नहीं चल रहा है। आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा कि कांग्रेस जिस तरीके से, चाहे बिहार में उत्तर या उत्तर प्रदेश में, जिस तमिलनाडु फॉर्मूले को दोहराने का प्रयास कर रही है, क्या कांग्रेस एक बार फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही है? अगर कांग्रेस को साथ छोड़ना है, अगर स्पष्ट फैसला, दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। जब तक कांग्रेस अपनी दिशा निर्धारित नहीं करेगी तब तक कांग्रेस की दशा भी नहीं सुधरेगी। दोस्तों, यह निर्विवाद सत्य है। आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।